नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2018 में पूछे गए गणित प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। विगत 10 वर्षों में पूछे गए गणित के साथ ही साथ अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, पूछा गया है 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या को बताइए। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो कि केवल स्वयं से विभाजित होती हैं। हालांकि एक से तो सभी विभाजित हो जाती हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब 80 और 90 के बीच में हमें बताना है। देखिए, पहले विकल्प की अगर मैं बात करूं तो देखिए 81 दिया गया है, तो 81 जो है वो 9 से विभाजित हो जाता है, तो इसे अभाज्य नहीं कहेंगे बल्कि ये भाज्य होता है, तो ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। दूसरे विकल्प में देखिए 87 दिया गया। अगर 87 को मैं 3 से भाग दूं तो देखिए 3 से अगर मैं भाग देता हूं इसमें तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नवा 27, तो ये 3 से कट जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, यानी दूसरा विकल्प ही गलत हो गया। तीसरे विकल्प की बात करें तो यहाँ पर 81 दिया गया है जो कि 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए दिया गया 83 और 89, ये दोनों ऐसी संख्या हैं जो कि केवल अपने आप से ही विभाजित होती हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अगर पहले विकल्प की बात करें न्यून कोण, तो 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण की बात करें तो 90 अंश से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। और सरल कोण की बात करें तो 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। हमसे प्रश्न में पूछा गया था 90 अंश के कोण को, तो इसे समकोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए जाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वृत्त बना रहा हूँ और ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ, यहाँ बी लिखता हूँ। अब इन दोनों को मिलाए जाने वाले रेखाखंड को पूछा जा रहा है, क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। दिया गया है निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा, जिस भी संख्या के अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, वहीं केवल 5 से विभाजित होती है। क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है तो हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्टली इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों विकल्प में अंत में ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए मैंने क्या बताया था, अंत में इस संख्या के अंत वाला अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो यहाँ पर 5 दिया गया, तो ये 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 5वां प्रश्न पूछा गया है 15% का भिन्न रूप क्या होगा। पूछा गया है 15% का भिन्न रूप हमसे पूछा जा रहा है। तो 15 और प्रतिशत को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/100 से इस प्रकार से गुणा कर दूंगा। अब 5 से अगर मैं काटूं तो 5 तिहाई 15 और 5 से काटेंगे तो 20, यानी 3/20 हो जाएगा। अब देखिए किस विकल्प में दिया गया 3/20। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया 3/20, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक बहुविकल्पीय प्रश्न को हमने देख लिया। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 6ठा प्रश्न पूछा गया है राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 अंक का रहा हो तो राकेश को कुल कितने अंक मिले। यानी टोटल जो पेपर हुआ है वो 500 नंबर का है और इस 500 नंबर के पेपर में जो राकेश है उसको 65% अंक मिले हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि राकेश को कितने अंक मिले हैं। तो 500 का सिंपली हमें क्या करना है, 65% निकाल देना है। तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा। अब 5 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 6 30 और 2 32, यानी राकेश को वार्षिक परीक्षा में 325 अंक मिले हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया है समीकरण 3x - 5। देखिए यहाँ पर दिया गया 3x - 5 बराबर x + 3 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि सिंपली आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, तो x को इधर पक्षांतर कर देते हैं और यहाँ पर न्यूमेरिक डिजिट जो -5 है, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 3x - x बराबर 3 + 5। अब 3x में से एक x घटेगा तो 2x बचेगा और 3 + 5 8 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट देंगे तो 4 बार में जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा 4।
हमसे पूछा गया था इसको हल कीजिए, तो हल करके आपको x का मान 4 इस प्रकार से दिखा देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। हमें भुजा का मान दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो ए की जगह 6 सेंटीमीटर रख देंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, मात्रक आप जरूर लिखिएगा। अगर आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर का प्रश्न है तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, दिया गया है x + 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। अब a की जगह हमें x रखना है और b की जगह हमें 5 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रखते हैं हम लोग a की जगह यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 2ab, 2 गुणे a की जगह x और b की जगह 5। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? x² + 25 + 5 दूनी 10x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x² + 10x + 25। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये पहला विधि है। दूसरे विधि के तहत आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए x + 5 का होल स्क्वायर यानी x + 5 का 2 बार गुणा हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पहले इस x का इस दोनों के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? x² + 5x हो जाएगा। अब इस 5 का इन दोनों के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? +5x + 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं अरेंज करता हूँ, x² और 5x ये है, 5x से ये है, यानी कि 10x + 25 हो जाएगा। यही उत्तर तो हमारा उससे भी मिला था, यानी कि दोनों में से कोई भी विधि आप यहाँ पर अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की 10वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे, दिया गया है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि ये 1 अंक का प्रश्न है तो सिर्फ बना करके आपको दिखा देना है, आपको रचना लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचेंगे। मान लीजिए यहाँ पर a और b, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ। अब a को केंद्र बिंदु मानते हुए प्रकार में एक चाप लेकर के, किसी भी चाप नाप का चाप लेकर के आप इस प्रकार से चाप लगाएंगे। अब प्रकार के चाप को बिना बदले यहाँ पर मैं पॉइंट O मान लेता हूँ। O को केंद्र बिंदु मानते हुए आप उसी चाप से एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे। ये मान लीजिए कि पॉइंट C हो गया। तो अब A और C को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। मान लीजिए ये F हो गया, तो ये F A और ये B, यानी ये वाला जो कोण बना यही हमारा 60 अंश का कोण होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है 13, 39 और 273 का मौसा ज्ञात करिए। तो मौसा क्या होता है? सबसे पहले इसका मौसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड निकाल देते हैं, और गुणनखंड में जो भी कॉमन होगा वही हमारा आपस में गुणा होने के बाद से वो मौसा हो जाता है। जैसे 13 का अगर हम लोग देखें तो गुणनखंड क्या होगा? 13 का गुणनखंड कुछ नहीं होगा, यानी 1 गुणे 13 आप लिख सकते हैं। इसके बाद से 39 का अगर हम लोग देखें तो 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। उसके बाद से 273 का अगर हम लोग देखें तो 273 का गुणनखंड क्या होगा? अगर मैं 13 से भाग दूँ तो 13 दूनी 26, 1 बचा, 13 दूनी 26, 1 बचा, और ये 13 हो जाएगा, यानी एक बार में जाएगा, और गुणे 13। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तीनों में कॉमन क्या हो रहा है? तीनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 13 हो रहा है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? इसका मौसा 13 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से इसका मौसा निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों पर आ चुके हैं। 12वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। तो साइकिल का क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्राइस दिया गया है वो बेचने का प्राइस दिया गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसे आप विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया गया? 1800 रुपये। कहा यह जा रहा है कि 10% की हानि हुई है इस पर बेचने पर, तो यानी कि यहाँ पर हानि प्रतिशत कितने में दिया गया है? 10% दिया गया है। तो हमसे बोला जा रहा है कि इस साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने रुपए में इसको खरीदा गया है। तो यहाँ पर चूंकि हमें हानि दिया गया है, तो हानि हम लोग कैसे निकालते हैं? हानि कब होगा? जब आप किसी चीज़ को महंगे में खरीद करके और सस्ते में बेचेंगे। महंगे में खरीद करके सस्ते में बेचेंगे, और जिस रेट पर आप खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। यानी आपने महंगे में खरीदा और सस्ते में बेचा, बेचने वाले रेट को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिए हानि प्रतिशत जो दिया गया है वो 10% दिया गया है। किसी भी जो हानि या फिर लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो मान लिया कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x रुपया है। अगर मैं x रुपया क्रय मूल्य मान लेता हूं तो हानि कैसे हम लोग निकालेंगे? x का 10% होगा, क्योंकि 10% हानि हुआ है, तो x गुणे
10/100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। बराबर माइनस यहाँ विक्रय मूल्य तो हमें दिया गया है 1800 रुपये। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू इधर माइनस में है, इधर इसको पक्षांतर करेंगे और यहाँ पर x है और यहाँ पर x/10 है, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा x माइनस x/10 बराबर 1800। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10x माइनस x बराबर 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखिए 10 में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा, डिवाइडेड बाई 10 बराबर क्या हो जाएगा 1800। ठीक है, इससे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 200 और ये इधर आकर के तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x का वैल्यू जो आएगा वो 2000 रुपये आ जाएगा। x हमने क्या माना था, x हमने माना था क्रय मूल्य, यानी इस साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इस साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा वो 2000 रुपये का होगा। ठीक है, यानी 2000 में खरीद करके इसने 1800 रुपये में बेचा है, तभी इसको 10% की हानि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर मूलधन हमें कितना दिया गया है 500 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है 500 रुपये। 3 वर्ष टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से 12% वार्षिक ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 12% की दर से साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। साधारण ब्याज यानी इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सबका वैल्यू दिया गया है, मूलधन कितना है 500 गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 गुणे समय कितना है 3 डिवाइडेड बाई 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12×5 60, 60 तियाँ 180, तो इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 180 रुपया। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 14वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है और इसको सरल करने के लिए बोला जा रहा है। सरल करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जो भी कट पिट के माना जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले x का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x y माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पर देखिए y का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में y z और माइनस का x y। अब देखिए इस z का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का जेड एक्स और माइनस का वाई जेड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस में एक्स वाई है और यहाँ पर देखिए माइनस में एक्स वाई है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस में जेड एक्स है और यहाँ पर देखिए प्लस में जेड एक्स है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर प्लस में वाई जेड है और यहाँ पर माइनस में वाई जेड है, तो आपस में कट करके वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो हम लोग M1 D1 H1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं बराबर M2 D2 H2 वाला, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए M1 का वैल्यू क्या दिया गया, पहले की छात्रावास में यानी हॉस्टल में कितने छात्र थे, 50 छात्र थे। कितने, 50। तो M1 का वैल्यू हो गया 50। ठीक है, और कहा जा रहा है कि उनके लिए 40 दिनों का खाना था। कितने दिनों का खाना था, 40 दिनों का। तो D1 का वैल्यू क्या हो गया, 40 हो गया। अब कहा जा रहा है कि यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, तो पहले से 50 छात्र थे और 30 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 और 30 80 हो जाएंगे। यानी M2 का वैल्यू कितना दिया गया, 80 दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, यानी D2 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, तो M1 की जगह 50 में रखता हूँ और D1 की जगह 40 बराबर M2 की जगह 80 और D2 हमें मान निकालना है तो एज इट इज में रख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 40 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 2D2 बराबर 50 हो जाएगा और D2 का मान क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25। यानी कि 30 छात्र अगर उस छात्रावास में और आ जाएं तो भोजन सामग्री जो है वो 25 दिन में समाप्त हो जाएगी। पहले ये भोजन सामग्री 40 दिन तक चल रही थी, लेकिन 30 छात्र और आ जाएंगे तो ये 25 दिन में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई बताइए। गत्ता कैसा है, आयताकार है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। किसी भी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर दी गई है, यानी लंबाई की जगह मैं 13 रख देता हूँ और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 117
दिया गया है, हमसे चौड़ाई पूछा जा रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे 117 डिवाइडेड बाई 13 कर देंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा 9 बार में। देखिए 13 नवा 3 नवा 27 के 9 त्रिक 27 के 7 हाथ में 2 9 और 2 11 117 कितने बार में जाएगा 9 बार में। यानी कि इस आयत का जो चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर दी गई है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। ध्यान से सुनिएगा, एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर एक खंभा है। कहा यह जा रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 270 मीटर है, यानी इस रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया गया है 270 मीटर। कितना 270 मीटर। कहा यह जा रहा है कि एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। यहाँ पर यह खंभा दिया गया, तो रेलगाड़ी की तुलना में खंभे का जो ये आप चौड़ाई समझिए कितना होगा, 0 है, नगण्य के बराबर है। यानी खंभे की अपनी कुछ भी चौड़ाई नहीं है। यानी कि देखिए रेलगाड़ी इस खंभे को कैसे पार करेगी, यहाँ से जब रेलगाड़ी चलना शुरू करेगी और जब ये इसका अंतिम डिब्बा इसको पार कर जाएगा तभी तो इसको माना जाएगा कि ये खंभे को पार कर ली है। यानी कि शुरुआत से लेकर के और अंत तक ये कितना दूरी चला, अपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ही तो दूरी चलेगा। यानी ये जो दूरी है इसी को पार करने में ये पूरा खंभा पार कर लेगा, और ये जो दूरी है वो हमें इसका मान कितना दिया गया 270 मीटर। यानी इस खंभे को पार करने में रेलगाड़ी कितने दूर चलेगी 270 मीटर चलेगी। ठीक है, आगे देखिए इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। अब चाल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। अब दूरी हमें पता है 270 मीटर दिया गया है, रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर हो जाएगा, और समय कितना दिया गया 9 सेकंड। तो इससे मैं काट देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। दोस्तों हमारा उत्तर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने जो उत्तर निकाला है वो मीटर पर सेकंड में निकाला है, जबकि चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है। हमारा उत्तर जो आया है 30 मीटर पर सेकंड आया हुआ है। तो इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए देखिए 30 मीटर है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, बटे उसके बाद से कहा जा रहा है सेकंड को घंटे में बदलिए। तो सेकंड को घंटे में कैसे बदलेंगे, एक घंटे में कितना मिनट होता है, पहले कहेंगे कि एक घंटे में 60 मिनट होता है, उसके बाद से 60 मिनट में कितना फिर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, आप कहेंगे कि 60 सेकंड होता है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 30 बटे 1000 गुणे ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60 गुणे 60, और ये ऐसे हो जाएगा। तो 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद से देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब देखिए 6 त्रिक 18 और 18 छक 108 हो जाएगा, यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, इस पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिया गया है एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। जैसे देखिए गुलाब के 300 पौधे हैं, गेंदा के 250 पौधे हैं, जूही के 100 पौधे हैं, इसके बाद से डहेलिया के 150 पौधे हैं, रजनीगंधा के 450 पौधे हैं। आगे प्रश्न में ये कह रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पर देखिए पिक्टोग्राफ का मतलब कि किसी एक सिंबल से इन सभी संख्याओं को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। अब 300 यहाँ पर देखिए 450 इतने सिंबल तो हम बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक मानक मानना होता है कि एक सिंबल, मान लीजिए यहाँ पर मैं फूल का सिंबल बनाता हूँ जिसके माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 50 पौधों को, 50 पौधों को। यानी एक सिंबल अगर हम लोग बनाते हैं तो वो 50 पौधे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब टोटल गुलाब के 300 पौधे हैं और अगर मैं 50 से भाग दे दूं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना सिंबल बनाना होगा। तो इससे 50 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 6 बार में। इसी प्रकार से इसमें 50 से भाग देंगे तो 5 बार में, इससे 50 से भाग देंगे तो 2 बार में, इससे 50 से भाग देंगे तो 3 बार में, और इससे 50 से भाग देंगे तो 9 बार में। अब हमें पता चल गया कि टोटल कितने सिंबल बनाने हैं। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर सिंबल बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग एक सारणी बनाते हैं। यहाँ पर मैं सारणी बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद से टोटल कितने रोज बनेंगे वो हमें देखना होगा। 1 2 3 4 5। तो ये पहला रो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया,
चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। और यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, इसके बाद से पहला कौन सा फूल है, पहला गुलाब का पौधा है, उसके बाद से गेंदा, उसके बाद से जूही, उसके बाद से डहेलिया, उसके बाद से रजनीगंधा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए गुलाब के कितने सिंबल बनाने हैं, तो 300 में 50 से हमने भाग दिया था, तो 6 सिंबल हमें बनाने होंगे, 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार से देखिए गेंदा के कितने सिंबल बनाने हैं, तो 250 में 50 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो यानी 1 2 3 4 और ये 5। इसी प्रकार से देखिए जूही के 100 पौधे हैं, तो 50 से भाग देने पर 2 सिंबल आएंगे, 1 2। इसी प्रकार से देखिए डहेलिया के 150 हैं, तो 50 से भाग देने पर 3 सिंबल आएंगे, 1 2 और ये 3। रजनीगंधा का देखिए 450 में 50 से डिवाइड करेंगे तो 9 सिंबल आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस प्रकार से आप पिक्टोग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।